नमस्कार दोस्तों, द्रोण द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यश के सैनी। आइए सीटेट में जो आगामी 15 दिसंबर को पेपर होने वाले हैं, उसमें एसएसटी के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो एसएसटी में ही होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है बच्चों को एसएसटी में होती है। एसएसटी में हम लोग क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि ज़्यादातर बच्चे जो है एसएसटी में ही फेल होते हैं। इसके लिए आज मैं हम लोगों के साथ और एक टॉपिक हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे और हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। कुषाणों ने निम्नलिखित में से शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। पहले हम देखते हैं कि कुषाण है क्या चीज। जो कुषाण है ये यूची कबीला के लोग हैं। कुषाण लोग यूची कबीला के हैं। एक मिनट, कुषाण लोग क्या हैं? यूची कबीला के हैं। कुषाण लोग यूची कबीला के लोग हैं और आए कहां थे? यह मध्य एशिया से आए थे। यह मध्य एशिया से आने वाले यूची कबीला की एक जाति थी जिसे हम कहते हैं कुषाण। जब मध्य एशिया में अगर भारत का स्ट्रक्चर इस तरह से देखा जाए तो यहां पर है मिड एशिया, मध्य एशिया। जब मध्य एशिया में जंगल खत्म हो गए, जब मध्य एशिया में जंगल खत्म हो गए, घास के मैदान खत्म हो गए, ये घुमंतू जातियां थी और घास के मैदान खत्म हो गए। तो घास के मैदान खत्म हो गए तो अपने चरागाहों के लिए इन्होंने पहले इधर चीन में जाना चाहा, लेकिन चीन के शासक ने क्या किया, यहां पर एक चीन की दीवार बड़ी सी ऊंची उठा दी। तो चीन की दीवार होने के कारण ये सब इधर चीन न जा करके इधर जो है भारत की ओर प्रस्थान कर दिए। तो कई कबीलों के रूप में आए और जिसमें एक सबसे प्रतापी शासक था कुषाण और कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। तो इन्होंने भारत पर इस तरह से भारत की ओर आक्रमण किया और कुषाण में सबसे पहले अगर कुषाण को देखा जाए तो सबसे पहले जो है आपको कुषाण में सबसे पहले जो कुषाण थे, ये कुषाण में सबसे पहले जो आया था कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस आया। कुजुल कटफिसस पहले भारत आया। ये कुषाण वंश की स्थापना किया था। इसका पुत्र था भीम कटफिसस। भीम कटफिसस। भीम कटफिसस ने क्या किया, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए। एक फैक्ट आपको मिलेगा, यह भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का चलवाया था। भारत में पहली बार सोने के सिक्के इसने चलवाया था। सोने के सिक्के चलवाए थे और इसी का एक वंशज था जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क जो है इसी कुषाण वंश का शासक था और कनिष्क जो है सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क कैसा था? सबसे प्रतापी शासक कैसा था? कनिष्क था। कनिष्क ने क्या किया था? सबसे प्रतापी शासक, और इसने अपनी पहली राजधानी पेशावर बनाया जो आज पाकिस्तान में है और दूसरी राजधानी जो है मथुरा बनाया। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और इन्होंने 5वीं संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, कश्मीर के
कुंडल वन में स्थापित किया था। यह पांचवी संस्कृति यह कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध संग्रह स्थापित किया था। यह महायान शाखा का प्रवर्तक था। कनिष्क जो है महायान शाखा का प्रवर्तक था। कनिष्क के समय ही जो बुद्ध की किताबें थी पाली भाषा में, उसे संस्कृत भाषा में कन्वर्ट किया गया। पुस्तकों को सबसे पहली भाषा जो है संस्कृत भाषा में कन्वर्ट किया गया। और इसने एक संवत चलाया था, कनिष्क संवत 78 ईस्वी, जिसे शकों ने प्रयोग करने के कारण इसे शक संवत के नाम से भी जानते हैं। 78 ईस्वी को शक संवत के नाम से ही जानते हैं, चलाया था इसी ने, शक संवत के नाम से जानते हैं। तो आपको ये यहां पे आंसर मिल गया होगा कि पेशावर और मथुरा, पेशावर और मथुरा उसकी राजधानियां थी। और इतना आपको फैक्ट एक्स्ट्रा मिल गया। अगर कहीं सवाल पूछे तो आपको बाहर नहीं जा सकता सीटेट से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिला। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, कथन ए बी सी को पढ़े और सही विकल्प का चयन करिए। देखिए ए में क्या है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले, 12 साल पहले के दौर का माना जाता है। ठीक है, 2 मिलियन एगो, ठीक है ना, सही है, 2 मिलियन एगो माना जाता है, यह गलत होगा, 2 लाख 20 साल पहले। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को बांटेंगे तो 3 भागों में बांटेंगे, प्रारंभिक पूरा का पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। इसमें जो है स्टोन एरा कहा जाता है। इसमें पत्थरों से जो है बने औजार थे, इसमें हड्डियों से बने औजार थे। और उत्तर पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ। ये सब उत्तर पूरा पाषाण काल में है, ये भी बात सही है। लगभग 99% कहानियां इसी काल के दौरान की घटित हुई, ये भी बात सही है कि जो 99% जो कहानियां हैं इसी के समय की घटित हुई हैं। 99% कहानियां इसी समय घटित हुई हैं, ये भी बात सही है। इसका तीनों सही है, सभी सही है, ए बी और सी। इसका ऑप्शन 4th मिलेगा, इसका तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका जो ऑप्शन आएगा तीनों सही मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर अगला, सही विकल्प का चयन करिए। ए और बी को पढ़ना है आपको और सही विकल्प का चयन करना है। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए रैंक, पद, सैलरी, वेतन और मिलिट्री रिस्पांसिबिलिटी निर्धारित थी। देखो, एक व्यवस्था चलाया गया था। मुगल अगर काल देखा जाए, मुगल काल की स्थापना जो है बाबर ने किया था। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहां और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। ये इनके
औरंगजेब था। मुगल काल में इस तरह से व्यवस्था थी। मुगलों में ये जो अकबर है, अकबर द ग्रेट, अकबर ने एक व्यवस्था चलाई थी जिसे मनसबदारी और जागीरदारी कहते हैं। अकबर ने एक व्यवस्था चलाई थी जिसे हम कहते हैं मनसबदारी और जागीरदारी। जागीरदारी, मनसबदारी और जागीरदारी एक व्यवस्था किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था अपने शासन काल में। मनसबदारी में क्या था? देखो यहां पे लिखा हुआ है। मनसबदारी में क्या था? तीन चीजें जुड़ी थी। उसका रैंक था, किस रैंक का है, उसका सैलरी था, वेतन था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सैन्य उत्तरदायित्व। ये मनसबदारी में। जागीरदारी में क्या था? जो उनकी सैलरी दिया जाता था, जो वेतन दिए जाते थे, उन्हें क्या होते थे? जमीन दिए जाते। जागीरदारी में जो है जमीन दिए जाते थे, ऐसे लैंड दिए जाते थे। इसमें उनको क्या दिया जाता था? लैंड, जमीन दिया जाता था, और उसे कहते थे जागीरदारी। कोई कोई जो शासक रहता था वो अपने क्षेत्र की जागीर दे देता था। इसे वतन ए जागीर कहते हैं। वतन ए जागीर। वतन ए जागीर वो जागीर है जिस शासक को क्या करता था? अपने राज्य का दे दिया जाता था रिवेन्यू वसूल करने के लिए। जैसे जोधा भाई, जो आपने अकबर और जोधा भाई कहानी सुना है, मान सिंह, तो मान सिंह को जो दिया गया था वो वतन जागीर दिया गया था, अपने क्षेत्र के रहते थे। तो ये जागीर जो है तीन तरह से होता था, और इस लैंड से क्या करते थे? रिवेन्यू लेते थे। इससे रिवेन्यू लेते थे, उसी से क्या करते थे? अपने घोड़े रखते थे और सैन्य सामाज रखते थे, और जब शासक को जरूरत पड़ती थी तो अपनी सैन्य सहायता उन्हें देना पड़ता था। लेकिन जो है इसमें जागीरदारी व्यवस्था में यह था कि कोई काम यहां कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, और उसको जागीर उठा करके गुजरात का दे दिया गया, किसी को दे दिया गया आंध्र प्रदेश का, किसी को दूर दूर दे दिए जाते थे। तो काम तो यहां कर रहा है, अब सैलरी लेने वहां जाएगा, वहां से क्या करता था? अपना जो है एक आदमी नियुक्त कर देता था, वो वहां से जागीर लेता था, वहां से रिवेन्यू वसूल करता था। तो वो रिवेन्यू जो वसूल करता था वो ज्यादा होने लगा। आगे जाने पर ये मनसबदारी में संकट आ गई। तो मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था ये थी। तो ये बात तो सही है, एकदम 100% ये सही है। मनसबदारों को सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहते थे। जात तो उसका रैंक था, पद था, ठीक है ना। मनसबदारी और जागीरदारी में जात जो था वो रैंक था, वो उनको सैन्य उत्तरदायित्व जो दिया जाता था, ठीक है, ये जात के कारण नहीं दिया जाता। जात का मतलब होता है कि उस विभाग का अधिकारी था, सैन्य उत्तरदायित्व। जैसे आप कहते हैं हम आईएएस वर्ग के हैं, हम टीचर वर्ग के हैं, हम डॉक्टर वर्ग के हैं, ये हमारी कास्ट है। तो कास्ट हम लोग वैसे देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं, तो वो उसका जॉब था, और उसी जात के आधार पर ही उन्हें आपको वहदे दिए जाते थे। तो सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण जात पर नहीं होता था। तो ये बात आपको गलत हो गया। इसमें ए सही होगा और आर गलत होगा। इसमें ए सही होगा, एक तो सही होगा, और आर क्या होगा? गलत होगा। इसका आपको ए सही मिलेगा, इसका जो ऑप्शन मिलेगा वो ए सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में पाया गया? कंधार, काबुल। देखिए, भारत का अगर कुछ इस तरह से मैप देखा जाए तो ये आज पक्का पाकिस्तान है और ये भारत है। इधर था कंधार और काबुल, यही पे था। तो कंधार और काबुल से इनके अभिलेख पाए गए हैं, जिसे हम कहते हैं यहां भाषा में अरमाइक लिपि में था। ये जो था अरमाइक लिपि में था।
वहां की भाषा थी उस समय अरमाइक लिपि में लिखी गई भाषा थी। भारत में यहाँ पे कर्नाटक में है, कर्नाटक तक इनका राज्य फैला था, इधर असम तक बहुत बड़ा सारा था, और इधर जम्मू कश्मीर तक मौर्य शासन जो है सबसे दूर तक, सबसे ज्यादा एरिया तक फैला रहने वाला शासक था। उसके बाद जो है भारत में नहीं आया शासनकाल। तो जो इनके अभिलेख है ये अरमाइक लिपि में लिखी गई है, और ये पाया गया था कंधार से। और भारत में इस तरह से जो अभिलेख बने हुए हैं, इनके 3 तरह से अभिलेख पाए गए। अभिलेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। एक तो पाया गया अभिलेख, एक पाया गया स्तंभ लेख, और एक पाया गया गुहा लेख। ये 3 तरह से पाएगा। अभिलेख जो पाया गया है वो 14 पाए गए, और ये 7 पाए गए, और इसकी संख्या अलग है। इसी अभिलेख में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी था। देवानाम प्रियदर्शी नाम से पड़ा था, जिसका संबंध जो है जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अभिलेख को पढ़ा था, जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इस देवानाम प्रियदर्शी का नाम पढ़ा था, जो श्रीलंका के अभिलेख से मिला करके पढ़ा था, और इसी का नाम लिखा था देवानाम प्रियदर्शी। गुहा लेख में, कौशांबी लेख में, कौशांबी जो लेख मिला हुआ है इसमें रानी का नाम है, इसे रानी अभिलेख भी कहते हैं। गुहा माने होता है गुफा, गुफाओं को काट करके बनाया गया था, इसे गुहा लेख कहते हैं। स्तंभ का मतलब होता है ऐसे पिलर, ऐसे 7 जगह से ऐसे पिलर बने हुए हैं। अभिलेख का मतलब इस पे लाइनें लिखी गई हैं। इस 7 जगह ये पिलर है, उसमें अभिलेख मतलब लाइनें लिखी गई हैं, 14 लाइनें लिखी गई हैं। इस 14 लाइन में राजा अशोक के क्या हुआ है वो आदेश है, इसलिए मास्की और टोपरा और कालसी, ठीक है ना, इसी मास्की और टोपरा में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी है। इसमें देवानाम प्रियदर्शी नाम दिया गया। अशोक ने एक ही युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध, जो उड़ीसा में है। उसके बाद अस्त्र शस्त्र को रख दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक जो है बौद्ध धर्म के, अशोक बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का प्रवर्तक था, शाखा का प्रवर्तक था। हीनयान का मतलब यह होता है जो बुद्ध ने उपदेश दिया है उनके आदेशों पे चलना, हीनयान कहलाता है। तो अभिलेख अशोक के बाद जो है धीरे धीरे शासन में गिरावट आने लगी, क्योंकि इन्होंने अशोक ने अस्त्र को रख दिया था, और इसे धम्मा अशोक कहते हैं क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंड राज्य, गोंड राज्य इस समय कहां है? यह गोंड राज्य इस समय वर्तमान में एमपी में है, मध्य प्रदेश में। जनजातीय क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र कहा जाता था इसे। यह गढ़कटंगा भी कहते थे, में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। गढ़कटंगा देखेंगे, और यहां की गढ़कटंगा, यहां की शासिका थी रानी दुर्गावती। गोंड जो है एक जनजाति है जो आज जो है यम प्रदेश में पड़ता, एमपी में पड़ता। आज भी गोंड को किस में रखते हैं? शेड्यूल ट्राइब्स में रखते हैं, जनजातीय क्षेत्र में रखते हैं, एससी एसटी में आते हैं। गोंड जनजाति थी, इसी के सबसे प्रतापी शासिका थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती थी, और गोंड जनजाति जो है घोड़े का व्यापार वगैरह करते थे। और रानी दुर्गावती
यह किसके समकालीन थी? मुगल शासक अकबर के समकालीन थी। यह अकबर के समकालीन थी। रानी दुर्गावती थी जो गोंडवाना प्रदेश की थी और अकबर से खूब लड़ी, लेकिन जो है अंत में परास्त हो गई उनकी सेना के सामने। और जो अकबर का किताब है अकबरनामा, इसकी किताब है अकबरनामा, उसी में लिखा किसने है अकबरनामा को? अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा में इसी रानी गोंडवाना, रानी दुर्गावती की कहानी है, गोंडवाना प्रदेश की कहानी है। तो अब आप ऑप्शन देखेंगे, उइगाकारण उदयमान अभिलेख, यह जो है तमिलनाडु में है, यह तमिलनाडु का अभिलेख है। बुरुंजी जो अभिलेख है अहोम साम्राज्य के राज्यों का है। बुरुंजी जो है अहोम साम्राज्य था। अहोम साम्राज्य आज असम कहते हैं वर्तमान में। वहां के राज्य शासकों का ऐतिहासिक वर्णन है और अकबरनामा इसी में जो है इनका वर्णन है, रानी दुर्गावती का, जो गोंडवाना प्रदेश की शासिका थी। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है? देखो, इसका पूरा नाम था बिरसा मुंडा। इसका जन्म जो है छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। छोटा नागपुर के पठार में हुआ था, जो आज का वर्तमान में झारखंड कहते हैं। वर्तमान में जो झारखंड है वही में जो है बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। यह शेड्यूल्ड SC/ST में है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जनजाति हैं। आज भी देखते हैं बिरसा मुंडा झारखंड में एयरपोर्ट है, बिरसा पुरजा स्टेडियम है, इनके नाम पे पड़ा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया था? बिरसा मुंडा ने जनजाति में पाया गया था। पहला कथन दिया हुआ है, बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे का प्रयोग किया। यह गलत बात है। इन्होंने जो झंडे का प्रयोग किया था, सफेद झंडे का प्रयोग किया था। बिरसा मुंडा सफेद झंडे का प्रयोग किया था, राज का प्रतीक था। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक भाषा का इस्तेमाल किया था। परंपरागत माने अपनी भाषा का उपयोग किया था, जिसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं, कम्युनिकेशन की भाषा। तो उसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था कि जिससे उनकी बात को लोग समझ जाएं। तो यह बात तो आपको सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला देखिए, बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। अगर यहां से विरुद्ध हटा लेंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि देखो आज भी जातिवाद की बात चल रही है, चाहे समाज में हो चाहे पॉलिटिक्स में हो, जाति जनगणना की बात कही जा रही है। अगर ये बिरसा मुंडा जनजाति क्षेत्र का, आदिवासी क्षेत्र का है, तो उसके विरोध में क्यों लड़ेगा? सोचने वाली बात है। उसको प्रमोट करने के लिए लड़ेगा, तो ये बात गलत है। वो अपने जनजाति को प्रमोट करने के लिए लड़ा था, बल्कि ये विरोध करने के लिए नहीं लड़ा था। सी वाला गलत हो गया। बिरसा ने मिशनरियों को, हिंदू और जमींदारों का विरोध किया था, यह भी बात सही है। इन्होंने मिशनरियों का करते था कि इन्होंने दीको शब्द प्रयोग किया कि ये सब आकर के बहकाते हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फिरंगी कहा था। ये फिरंगी हैं, दीको हैं, ये सबको मार के भगाओ। तो ये हिंदू मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी विरोध किया था। जमींदारों का इसलिए विरोध किया था कि ये जमींदार क्या करते थे, सूद पर पैसा देते थे, जिससे ये लोग फंस जाते थे और उसके जमीन को लिखवा लेते थे। इसलिए इसका ए सही होगा और बी सही होगा और डी सही होगा। इसका बी सही होगा और डी सही होगा, ए गलत है। बी और डी।
बी और डी का मतलब आपको जो ऑप्शन मिलेगा ए सही होगा, इसका बी और डी सही होगा। बी और डी जो ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन में है, देखो यहां पे बी और डी, ये ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत हो गए। बिरसा मुंडा, इसको पकड़ के जेल में भी डाला गया, जेल के बाद आया। यहां पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, लाखों ग्रामीण महिलाओं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। क्या यह बात सही है या गलत है? ठीक है, यह बात सही है। कैसे सही है? देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर व्यापार करने के लिए आई, व्यापारिक कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी? व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764-65 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसी बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद जो पश्चिम बंगाल का रेवेन्यू था वो उसके हाथ में आ गया। तो और इसी बीच जो है 1770 और 80 के दशक में जो ब्रिटेन में था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। इसी समय 70 और 80 के दशक में ब्रिटेन में आईआर का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति हो गई तो वहां पे जो सामान बनने लगे मशीनों से बनने लगे, साफ सुथरा बनने लगे। और हमारे यहां जो क्या था, हाथ से बनते थे, तो हाथ से बनने वाले सामान इतने सुंदर नहीं होते थे और कास्टली होते थे, क्योंकि लेबर कास्ट ज्यादा आ जाता था। वहां एक मशीन है, कई काम कर देते थे। तो सूती कपड़ों का बुनाई वहां पे होने लगी पावरलूम से, जिससे कपड़े जो है साफ सुथरे कम रेट पर मिलने लगे। तो यहां पे काम धीरे धीरे बंद हो गया। तो ये बात तो सही है। और महिलाएं जो सूत काटती थी वो क्या कर दी? बंद कर दी। इसके बाद 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटिश सूती कपड़े से पट गया। जब वहां पर कपड़े का फॉर्मेशन होने लगा, निर्माण होने लगा कंपनी में, तो आयात करने लगे, वहां निर्यात करने लगे भारत में। जब भारत में निर्यात किए उन्होंने, और भारत में के मार्केट में आया तो सूती कपड़ों से पट गया। तो यहां पे सूती कपड़ों का बनना बंद हो गया। अब बंद हो गया तो सारे मार्केट बंद हो गए, तो ये महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी, हो गई। और लोगों को जितना कपड़े पहनने तो उसमें 2/3 ब्रिटेन से बना होता था। ये भी बात सही है। इसमें ए और आर दोनों सही है। देखो डी वाला ऑप्शन आया आपको, इसमें ए और आर जो है क्या है, दोनों सही। इसमें दोनों सही आपको मिलेगा। इसका 100% आपको प्रूफ, हर चीज के लिए आपको प्रूफ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। विरोध नहीं, विरोध किया। औपनिवेशिक शिक्षा किसे कहते हैं? अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी जो शिक्षा थी उसी का नाम था औपनिवेशिक शिक्षा। भारत की जो शिक्षा थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा थी कि हिंदी भाषा में शिक्षा थी, लेकिन ये जो भाषा थी औपनिवेशिक भाषा में शिक्षा थी और विरोध किया था। ये बात सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। अब इसको समझाते हैं। महात्मा गांधी का क्या स्टेटमेंट था? महात्मा गांधी जो शिक्षा की बात कही थी, बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। यह स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का, जो आज एनसीएफ 2023 भी इसे स्वीकार कर लिया है। एनसीएफ 2023 भी इस महात्मा गांधी के स्टेटमेंट को स्वीकार किया हुआ है कि भारत में जो शिक्षा हो कैसी हो, मातृभाषा में होनी चाहिए। यह भी बात सही है। टैगोर जी का क्या स्टेटमेंट था? टैगोर का स्टेटमेंट था शिक्षा में
सृजनात्मक और परिवेश, परिवेश मतलब आसपास की चीजों से शिक्षा को सृजनात्मक और परिवेश से दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षा को परिवेश में दिया जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसका है? दोनों का है। तो इसमें दोनों सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका जो सही होगा ऑप्शन, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने के, सती प्रथा, विधवा को जलाना, विधवा को जलाने को सती प्रथा कहते हैं। विधवा को जलाने को सती प्रथा कहा जाता था। नाम अच्छा सा रखा था, सती प्रथा। यानी आपके अगर पति मर गए हैं तो पति के साथ मर जाइए, विधवा आप जिंदा नहीं रह सकते, विडोज नहीं रह सकते। इसी को हम कहते हैं, विधवा को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई थी। यह कथन समाज सुधारक से किस जुड़े? नारायण गुरु देखो ये केरल के हैं, इनका तो कोई मतलब नहीं है। दयानंद सरस्वती ये पंजाब और इधर आसपास के हैं, इन्होंने, ठीक है, दयानंद सरस्वती। और दूसरी बात, सुभाष चंद्र बोस ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये स्वतंत्रता सेनानी है। भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने काम किया था। ये 1900 के बाद आएंगे, ये 1900 के बाद आएंगे आपको मंच पर। राजा राम मोहन राय ये आएंगे, इन्होंने वेदों का उदाहरण दिया था, वेदों का उदाहरण दिया था, इन्होंने वेदों का उदाहरण दिया था, वेदों का उदाहरण दिया था। और इन्होंने कहा था कि वेदों में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि विधवाओं को जला दिया जाए, इसलिए वेदों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि, और इसी को चलते हुए 1828 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग से कहकर सती प्रथा को अंत कर दिया गया। सती प्रथा का अंत कर दिया गया और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से कहवा करके सती प्रथा का अंत करवाया राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था कि सब कुछ हमारे वेद पुराण में है, उधर लौटिए, उधर देखिए, इधर जो आप आगे जा रहे हैं वो गलत है, आगे जो रास्ते जा रहे हैं गलत है। इसलिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। और राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? एग्जाम्पल दिया था, और कि यह वेदों का एग्जाम्पल दिया था कि वेदों में कभी ऐसा नहीं लिखा गया है कि महिलाओं को जला दिया जाए, और इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग से कर 1828 ईस्वी में सती प्रथा का अंत करवा दिया। अगला देखते हैं फिर। टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन और एक भी पढ़ना। देखो, मैसूर साम्राज्य था, मैसूर साम्राज्य वर्तमान में कर्नाटक में पड़ेगा। वर्तमान में मैसूर साम्राज्य कहां पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान में मैसूर साम्राज्य कर्नाटक में पड़ेगा। और इसी समय हैदर अली ने अंग्रेजों का सामना किया, अंग्रेजों का सामना किया। इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसके बाद इनका बेटा टीपू सुल्तान ने गद्दी को संभाला। टीपू सुल्तान जो है
अंग्रेजों से जमकर लड़ा और अंग्रेजों से लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम के किले में मारा गया। और टीपू सुल्तान जैकोबियन यूरोपियन कंट्री में था, जैकोबियन क्लब का सदस्य भी था। और इसी का आरोप लगाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया। टीपू सुल्तान पहले जीते, लेकिन अंत में जो है श्रीरंगपट्टनम के किले पर मारे गए। श्रीरंगपट्टनम के किले में मारे गए। तो टीपू सुल्तान जो है, देखो उनकी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, सही है। उसने अंग्रेजों की संस्कृति परंपराओं का विरोध किया, यह भी सही है। जो अंग्रेज के थे उनकी जो परंपराएं थी, जो कल्चर था, उसका विरोध किया। और अपने मृत्यु तक उन्होंने श्रीरंगपट्टनम के किले में मारे गए। तो इसका ए और बी दोनों सही होगा। ए और बी सही होने का मतलब इसका ऑप्शन जो है आपको डी मिलेगा। इसका ऑप्शन डी मिलेगा। अगला क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह एक बुक है जो एओ ह्यूम यह एक अंग्रेज था और जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था। कांग्रेस की स्थापना का सच, कांग्रेस की स्थापना यही किया था और यह उसका सचिव भी रहा था। बदरुद्दीन तैयब जी ऐसे पहले मुस्लिम हैं जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष लिखेंगे, पहला अध्यक्ष तो और कोई है, लेकिन पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे। पहला तो जो मुंबई में होगा भूमेश चंद्र बनर्जी, वो करेंगे। बाद में पहला मुस्लिम जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो बदरुद्दीन तैयब जी होंगे मुस्लिमों में। रोमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। देखो इनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ये पारसी परिवार के थे, पारसी परिवार के थे। इन्होंने कांग्रेस के तीन बार अध्यक्षता किया था, 3 बार अध्यक्षता किया था। और दादा भाई नौरोजी ने लेबर पार्टी से ब्रिटेन के संसद के सदस्य भी थे, संसद के सदस्य भी बने। और ये लेबर पार्टी के थे, लेबर पार्टी बाद में बन गई। उसी पार्टी के ये लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में यहां से जो है ब्रिटेन गए और वहां से जो है संसद में चले। भारत का सबसे पहला व्यक्ति जो संसद में पहुंचा था उसका नाम था दादा भाई नौरोजी। लोग इन्हें दादा कहते थे। और इन्हीं ने एक बुक लिखा था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी जो भारत में गरीबी है वो भारत में कैसा है। पॉवर्टी माने गरीबी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में जो ब्रिटेन का रूल है उसी के कारण भारत में गरीबी है, पॉवर्टी है। बहुत क्वेश्चन ये पूछता है आपसे। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किन किन देशों के राजनेता मुस्लिम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता बने? भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। देखो भारत, इसमें अमेरिका तो था नहीं, रूस तो था नहीं, पाकिस्तान तो था नहीं। देखो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुई थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी 1945 के बांडुंग सम्मेलन के साथ हुआ था। 1945 के
युगोस्लाविया के बांडुंग सम्मेलन हुआ था, उसी में बात कहा गया था। गुट निरपेक्ष में संस्थापक सदस्यों में है भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे टीटो और मिस्र के थे नासिर। मिस्र के थे नासिर। तीनों ने मिलकर के मिस्र के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था नासिर। तीनों ने मिलकर के एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किया था। इनका यह कहना था कि हम किसी देश के गुट में नहीं रहे। उस समय दो गुट चलते थे, शीत युद्ध का समय आ गया था। एक अमेरिका यूरोपियन पूंजीवादी देश, एक रसिया समाजवादी देश, दो ही देश चल रहा था गुट निरपेक्ष में। तो भारत तत्कालीन स्वतंत्र हुआ था, तो रसिया चाहता था कि हमारे गुट में शामिल हो, अमेरिका चाहता था हमारे गुट में शामिल हो। नेहरू जी ने कहा कि चूंकि हम अभी स्वतंत्र हुए हैं, हमें जो है दोनों देशों से आवश्यकता है, इसलिए हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी देश में शामिल नहीं होंगे। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन का, हिस्ट्री का आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखा और आपके कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर हम लोग इस पे मिलेंगे और अच्छे से अच्छे आपको वीडियो बना के दिया जाएगा, कंसेप्ट समझाया जाएगा। आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए और तब तक के लिए आपको चलते हैं। धन्यवाद।